फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हमें पढ़ना है। क्लास 7 का ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है उससे पहले जान लें कि उसके पास किसी गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर होता है, और उससे पहले जान लेते हैं गवर्नमेंट होती क्या है, गवर्नमेंट किस लिए बनाया गया। तो देखिए, गवर्नमेंट किसी एक इंसान का नहीं होता है। गवर्नमेंट किसी एक इंसान का नहीं होता है। गवर्नमेंट कहने से तात्पर्य होता है कि बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट को लेकर के और बहुत सारे लोगों के एक समर्थन में एक जो सरकार तैयार होती है, किस लिए? जनता के लिए। हमारा संविधान ही कहता है यह बात कि आप जनता से वोट लेकर के और जनता के लिए समर्पित, जनता के कामों के लिए समर्पित जो भी काम कर रहे हैं वो सारा कुछ क्या है? गवर्नमेंट का वही वर्क है, सरकार का वही वर्क काम है कि जनता के लिए काम करे, जनता के प्रति काम करे। तो सरकार किसी एक आदमी से नहीं बनती है। सरकार बहुत से सारे हमारे लोग एमएलए होते हैं। पहले तो स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं इसलिए एमएलए की बात कर रहा हूं मैं। तो लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है ना, तो एमएलए के लिए पहले नॉमिनेशन होता है, उसके बाद वो चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद जीत जाते हैं। तो 1/3 कम से कम चाहिए होता है बहुमत सिद्ध करने के लिए। मतलब टोटल यदि मान लीजिए कि आपको 200 है तो उसका 1/3 आपको चाहिए। 200 का 1/200 है यानी टोटल सीट, यानी कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि टोटल जहां जहां पे एमएलए खड़े हैं टोटल 200 खड़े हो सकते हैं आपके एक स्टेट में। तो इसका 1/3 कर दीजिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ से। 1/3 जो आएगा ना आपके पास, ये उतने लोग कम से कम एक पार्टी में जीतने चाहिए, तब जाके आपकी सरकार बनती है। अब सरकार बनने के बाद अगला काम हमारा, अब सरकार के तो चलो ठीक है, सरकार के बारे में तो हम जान लिए कि सरकार का क्या काम है। अगला मैं बता दूं उसके बाद सरकार के पास पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, देश के संविधान के हिसाब से। तो देश के संविधान के हिसाब से 3 कैटेगरीज को दिया गया पावर के लिए। पहला लेजिस्लेटिव पावर, दूसरा दूसरा एग्जीक्यूटिव पावर और तीसरा जुडिशियल पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है? जो भी मेंबर जीत के गए हैं, ध्यान से समझिएगा, लेजिस्लेटिव पावर यानी कि उस लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी उस सभा में जो भी जीत के गए, तो कहते हो ना कि सदन में बैठे हैं लोग, बच्चे बोलते हैं कि सर ये सब क्या हो रहा है, तो समझ नहीं आता उनको। तो मैं ये बता रहा हूं कि लेजिस्लेटिव पावर क्या करता है, उनके पास जो जीत के गए हैं उस जनता की जरूरतों को समझते हुए जो भी नियम और कानून बनाना चाहिए। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है ना, तो सड़क पे लोग हैं, तो जो किसान के लिए बिल लेके आया गया, बिल का मतलब क्या है, यानी उनके लिए एक कानून लेके आया गया, उस कानून को किसान मान नहीं रहे हैं। तो अब उसको खत्म करने के लिए या फिर उसको मतलब जो भी संशोधन करने के लिए किसान सड़क पे आ गए हैं। तो अब क्या उनका डिमांड है कि इसको सर चेंज कर दिया जाए। तो प्रधानमंत्री जी से मांग है कि इसको सर चेंज कर दिया जाए, ये हमारे हित में नहीं। तो ठीक है, अमित शाह जाएंगे, मतलब होम मिनिस्टर हमारे, और उन्होंने कहा कि 3 और कृषि मंत्री जाएंगे 3 दिसंबर को जाके बात करेंगे। देखो, तो लेजिस्लेटिव पावर किस लिए होता है? लेजिस्लेटिव पावर तो दिया गया जनता के लिए उपयोगी जो भी कानून हो संविधान में, उसको संशोधन करना पड़े संशोधन करिए, नए कानून लगाना पड़े कानून लगाइए। यदि मान लीजिए कि जैसे कि अभी गाली देना जुर्म है, तो इसको गाली देने से किसी को कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई ये कर ले, तो क्या करेगा लोग, वहां पर उसके लिए कानून आएगा, नियम लगाया जाएगा कि इस कानून को लगाया जाता है कि आज के बाद जो भी गाली देगा उसको इतना फाइन या फिर इतना सजा दिया जाएगा। तो ऐसे जो भी जनता की भलाई के लिए, जनता के फ्रेम में, यानी जनता की जो आम जनता है उसको सोच करके जो भी कानून बनाया जाता है वो लेजिस्लेटिव पावर के तहत बनता है। अगला आता है एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि जो हमने कानून बनाया था ना, मान लीजिए कोई गाली दे दिया, तो उस गाली देने के बाद उसको कोई गाली दे रहा है तो उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? देख कौन रहा है कि भाई गाली दे रहा था ये, कौन अरेस्ट करता है? पुलिस। तो पुलिस पावर का काम यही है, पुलिस को हैंडल इसलिए सरकार करती है
कि आपका काम है उसको एग्जीक्यूट कराना, उसको ये देखना कि क्या जो हमने कानून बनाया था उस पर अमल हो रहा है या नहीं। यदि कोई गलती कर रहा है तो उसको आप पकड़ के लेके आइए, जेल के अंदर डालिए, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर है कि जो भी हम कानून लगाते हैं उस कानून को पूरे मतलब जनता के लिए, जनता के बीच में ये जा रहा है या नहीं, ये एग्जीक्यूटिव पावर दूसरा नंबर। तीसरा नंबर आता है जुडिशियल पावर, हमारे लिए ये बताता है कि आप जो ये कानून लगा था उसको ये एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। तीसरा बताता है कि कहीं मान लीजिए इस बच्चे ने गाली दिया उस बच्चे को, ठीक है, तो जिस बच्चे ने गाली दिया उसको उठाकर पुलिस ले गई है और वहां पे वो केस ये कहा जाता है कोर्ट में जाएगा, तो वहां पे न्यायिक प्रक्रिया चलेगी, न्याय कराने की, यानी कि सही हमें न्याय दिया जाए, यानी जज साहब बैठेंगे, वकील साहब आएंगे, जो भी रहेगा। और वहां पे फिर जुडिशियल पावर इसीलिए बनाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि वहां पे जाने के बाद अब न्याय होगा, बातचीत होगा इस मैटर पे कि यदि ये गाली दिया है तो ठीक है, इसका प्रूफ क्या है, सबूत दीजिए। पुलिस कह देगी हाँ मैंने देखा था गाली दिया, तो पुलिस की बात नहीं मानी जाएगी। पुलिस का काम है आपका एग्जीक्यूट करना, सिर्फ आप कभी गवाह नहीं बन सकते। आपको गवाह बनना है तो आम जनता बनना पड़ेगा, उससे पहले आपको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, तो पुलिस की गवाही मान्य नहीं होती है। आपका काम है सिर्फ एग्जीक्यूट करना होगा, आप गवाह नहीं बन सकते और आप ही जज नहीं बन सकते, फैसला नहीं सुना सकते आप। तो जुडिशियल पावर वहां पे जाकर के बताया जाएगा कि आपने गाली दिया था, ठीक है, ये लड़का कहेगा मैं नहीं दिया हूं सर, पुलिस में जबरदस्ती पकड़ कर ला रही है, तो कहेगा प्रूफ बताओ, वो बोलेगा दिया है सर, तो बोलेगा तुम प्रूफ लेकर के आओ। तो ऐसे करके जो सबूत प्रूफ कर देता है उसको न्याय मिल जाती है। यदि मान लीजिए नहीं किया है तो आस पड़ोस के जो लोग देखा होगा बोलेगा हाँ सर नहीं तो खड़ा थे, कुछ भी नहीं बोला था, ऐसे नॉर्मली बातचीत कर रहा था, पुलिस ऐसी पकड़ी है, तो उस समय पुलिस को वार्निंग देकर भगा दिया जाएगा। बाय द वे ऐसा नहीं होता है, कोई बोल देगा हाँ सर मैं भी देखा था ये गाली दे रहा था, तो उसको सजा मिलेगी, समझ गए। तो ये होता है जुडिशियल पावर कि आपको जो एग्जीक्यूट किया गया, आपके ऊपर कानून धारा लगा है, उस धारा को जुडिशियल पावर के तहत आपको सजा सुनाया जाए या माफ किया, जो भी आपके प्रावधान चलेगा, प्रक्रिया चलेगा, उसके हिसाब से काम किया जाएगा। अब देखिए ये तो हमारे गवर्नमेंट जब फॉर्म किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारा कुछ नियम कानून लगाया गया। अगला बात आ जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट चलती कैसे है, अब ये बात अब समझते हैं, ठीक है। तो उसके लिए दो हाउस बनाए गए स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। अभी आप भूल के भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ मूव मत करना, जो कि लोकसभा के नाम से जाना जाता है, उसमें मत मूव करना, पहले बार बार बता रहा हूं। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में दो हमारा असेंबली बना, दो हाउस बना। कौन कौन सा? पहला लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधानसभा कहते हैं। इसमें कौन जाते हैं? जो इनका 5 साल का कार्यकाल होता है, इसको लोअर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। इस जैसे कि लोकसभा में जो जीत कर प्रधानमंत्री आपको बनाते हैं, नॉर्मल बच्चों को ये पता है कि जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो भी 5 साल रहते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं वो भी 5 साल रहते हैं। तो जो मुख्यमंत्री को बनाता है वो कौन होता है? एमएलए होते हैं, जिसको हम विधायक बोलते हैं हिंदी में। एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो मेंबर होते हैं, उनके सदस्य होते हैं ना विधानसभा के, वो जीत करके लोअर हाउस में पहुंचते हैं और वो अपना समर्थन देकर के मुख्यमंत्री का शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाता है भाई? तो गवर्नर दिलाते हैं। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट को चलाने में गवर्नर का बहुत अहम भूमिका है। कोई भी फैसला लेने से पहले आपको गवर्नर से पूछना अनिवार्य है। गवर्नर से बाद में या पहले सिग्नेचर कराना जरूरत है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाने के लिए राष्ट्रपति की परमिशन की जरूरत है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट को चलाने के लिए गवर्नर की जरूरत अनिवार्य है। किसकी जरूरत अनिवार्य है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए चुन के चले गए। अब एमएलए विधानसभा में गए, उनको लोअर हाउस कहते हैं, 5 साल का कार्यकाल होता है। ये तो पहला टॉपिक समझ गए, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली इसलिए कहते हैं। अब इनका अगला आता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, यानी कि विधान पारिषद होता है। इसमें क्या होता है कि जो मान लीजिए कि जैसे मैं बताया था ना 1/3 जीत गए, तो ये सरकार बना दी है, मुख्यमंत्री बन गए, यहाँ पे सीएम बन गए ना यहाँ पे। अब जो बाकी किसी और पार्टी के जीते होंगे, अब वो क्या करेंगे? सभी लोग मिल करके वो
ये 6 साल का कार्यकाल होता है इसमें, इसको अपर हाउस कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो बाकी लोग जीते हैं ना 200, टोटल 200, और वो सारे क्या करेंगे, सभी लोग बोल के वोट करते हैं। यहाँ पे वोटिंग कौन करता है, यहाँ पे डायरेक्टली पब्लिक करती है, यहाँ पे पब्लिक करती है और आप अपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को यानी कि एमएलए को जिताती है और एमएलए जाकर के मुख्यमंत्री बनाते हैं। और वही एमएलए जो होते हैं, वही एमएलए जो होते हैं वो क्या करते हैं, अब वे वोटिंग करते हैं। सारे एमएलए जो 200 है ना टोटल हमारे, ये 200 एमएलए जो थे वो क्या करेंगे आपको पता है, वे अब वोटिंग करेंगे कि इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में, विधान परिषद के अंदर में, जिसको अपर हाउस कहते हैं, ये 6 साल का होता है। ये 6 साल लगातार नहीं चलता है, हर 2 साल बाद 1/3, 1/3 यानी कि जितने हैं ना उसका 1/3 हमेशा इसका बदलते रहते हैं। कितने दिन बाद, आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद ये बदल जाते हैं। यानी कि 200 है ना, तो दोनों से वोट किए कि हाँ भाई ये लोग हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनेंगे। इसमें जनता वोट नहीं करती है, इसमें जो टोटल 200 है वो वोट किए, 1/3 उसमें से क्या करें 2 साल के लिए चुन करेंगे, तो ये दूसरा हमारा अपर हाउस हो गया। ठीक है, विधान परिषद के नाम से इसको जानते हैं, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कह सकते हो। तो 6 साल के लिए होता है, 2-2 साल के बाद। तो ये जो होता है परमानेंट होता है, ये कभी टूटता नहीं है, ये परमानेंट होता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। और ये 5 साल बाद इसकी डेट एक्सपायर कर जाती है, जैसे दवाई की डेट एक्सपायर कर जाती है, इसकी भी डेट एक्सपायर 5 साल बाद कर जाती है। और ये हर 2 साल बाद नए मेंबर बन जाते हैं, हर 2 साल बाद नए मेंबर बन जाते हैं। अब जैसे कि बोलोगे कैसे सर, इसकी भी तो सरकार गिरती है। अपर हाउस यही ना, तो अपर हाउस बता रहा हूं, अभी इसी के बारे में चर्चा हो रही है। जैसे कि अब मान लीजिए कि अभी मुख्यमंत्री बन के गए हैं कोई भी स्टेट के, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे चुनाव होगा कि मान लेते अभी चुनाव होगा, पहले चुनाव हुआ होगा, बात का मुद्दा है। अभी मान लीजिए चुनाव हो रहा है कि हम ये मेंबर ऑफ काउंसिल यानी कि विधान परिषद के मेंबर कौन कौन बन के जाएंगे, तो उसमें से 1/3 को चुन करके 2 साल के लिए डाल दिया गया। ठीक है, फिर 2 साल बाद फिर डाल दिया जाएगा, फिर 2 साल बाद डाल दिया जाएगा। तो मान लो कि 2 साल बाद जो डाला गया है, तो ये 2 साल का कड़ी है और इनका 2-2 जो 6 हो गया, लेकिन ये तो 5 ही साल चला ऐसे, ये तो 5 ही साल चल रहे हैं, 2 साल 2 साल 2 साल, ये 3 बार में 6 साल हो गया, और ये टोटल 5 साल है। ये देख लो, ये 5 साल है, तो ये 5 साल कहां तक आएगा, यहाँ अभी तक यहां तक पहुंचा होगा, यानी बीचों बीच इसके पहुंचा होगा ना, 5 साल कंप्लीट किया होगा, टोटल 6 साल है। तब तक वो तो मेंबर रहेंगे ही, हारे या जीते, अभी तक मेंबर है वो, लेकिन बाद में वो जब जीत जाएंगे तो उसके बाद फिर चुनाव होगा, क्योंकि 2 साल बाद उनको बदलना ही है। तो इसलिए ये कभी टूटता नहीं है और देखो इसके बनाने के पीछे कारण क्या है ये भी बताऊंगा मैं। कोई भी बिल पास होता है, कोई भी बिल पास होता है, यानी कि नियम कानून जो भी पास होता है, तो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि देखो एक सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है और स्टेट गवर्नमेंट का अंतर क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। बच्चे ये समझ जाते हैं ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना वही स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं ना वही स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को मानना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं समझा रहा हूँ बहुत अच्छा। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में यानी कि 5 साल के मुख्यमंत्री ने अपने स्टेट के लिए जो भी कानून लेकर के आए, क्या यहाँ पे कॉमर्स यानी कि व्यापार होना चाहिए, यहाँ पे कृषि होना चाहिए, यहाँ पर उद्योग होना चाहिए, तो यहाँ अपने स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं यहाँ पर एक बिल लेकर के आता हूँ कि यहाँ पर सभी कृषियों को अच्छी सुविधा के तहत सभी जिला स्तरीय एक हम बहुत अच्छा सेवा प्रदान कर रहे हैं कि ताकि सभी कृषि अपना जो भी अनाज होगा, फसल होगा, सब आसानी से बेच सकेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बिल पास लिया, तो चलो यहाँ पे तो यहाँ पर भैया भाई आप 1/3 तो पहले से मुख्यमंत्री बने हुए हो, तो आपके पास करने से आपका तो मुख्यमंत्री है, तो 5 साल में तो बहुत बड़ा बड़ा कानून ला दोगे, बोल दोगे भाई इनको फांसी दे दो, तो फांसी दिलवा दोगे तुम तो नहीं। इसीलिए बनाया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद,
तो इसमें से तो जाएंगे तो ये सारे के सारे आप ही तो नहीं जाएंगे, आप ही का नहीं जाएंगे ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान पारिषद किस लिए बनाया गया? यदि आप तो मतलब कि कोई भी कानून बना के भाई किसी को फंसा दोगे, क्योंकि आप ही के मुख्यमंत्री हैं, आप ही के मंत्री हैं, तो 1/3 जीते हुए बोलोगे मेरी तो बहुमत सिद्ध हो गई। तो इसलिए क्या किया गया, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक विधान पारिषद का फॉर्मेशन किया गया। अब इसमें भाई आप ही के टोटल आदमी नहीं ले जाएंगे, इसमें तो सबके मिलके जाएंगे, तो यहां तो पास हो जाता है। यानी कि कैबिनेट कौन होता है? कैबिनेट पता है कौन होता है? कैबिनेट में मान लीजिए कि सीएम हो गए, सीएम साहब हो गए, और उस सीएम साहब के अंदर में कौन कौन से हैं? सारे के सारे जितने भी हमारे कौन है नेता है, जैसे कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर और कानून मंत्री, जैसे अलग अलग सब मिनिस्ट्री है उनके पास। तो वे सभी लोग क्या है, उस कैबिनेट के मेंबर हैं, सदस्य हैं, मुख्यमंत्री उनके मुखिया हैं। अब बता रहा हूं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में आप सभी ने क्या किया, पहले कैबिनेट में पास कर लिया, और वहां पे असेंबली में जाओगे तो वहां पर पास कर लोगे भाई। क्यों? क्योंकि 1/3 आपकी विधानसभा में पास कर लोगे, आपका बहुमत है। बहुमत का मतलब क्या होता है? जिसकी ज्यादा वोट हो, जिसकी ज्यादा वोट पड़ेगी वो बिल पास हो जाएगा, तो कानून लागू कर दोगे, आप गवर्नमेंट साइन करा लोगे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इन्होंने कहा कि नहीं, तब तो मनमानी करने लगेगा, जो सरकार में आएगा तो तानाशाह करने लगेगा, जो दूसरी पार्टी का जीता है वो सरकार नहीं बनाया है, उसकी भी जरूरत है कि जब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब जीत के गया है, दो विधान पारिषद में गया है, 1/3 उसकी उनके भी लोग हैं, कुछ आपके लोग कुछ उसके लोग सब मिलके गए हैं, तो आपका पूरा बहुमत नहीं मिलेगा वहां पे। तो ऐसा जो समर्थन होगा तभी जाकर ये बिल पास होगा यहाँ पे। इसलिए विधान काउंसिल को तैयार किया गया, समझे? विधान परिषद सेम इसी कैटेगरी से आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करोगे ना, तो वैसा ही है। जो मतलब कि केंद्र सरकार, जो जहां प्रधानमंत्री उसके मुखिया हैं, सभी मंत्रियों के प्रधान हैं, उनका काम देखो, ये तो स्टेट के अंदर में था, उनका काम था जैसे फॉरेन विदेश मंत्रालय में क्या हो सकता है, उसके बाद हमारे सीमा सुरक्षा के लिए क्या हो सकती है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, देश की मिट्टी के लिए, मतलब कि उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं ना, चाहे रेलवे हो और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि पूरे देश पे लागू होना चाहिए, सभी देश के किसानों को लागू होना चाहिए, तो ये लेकर के आए, प्रधानमंत्री लेकर के आएंगे। तो ये प्रधानमंत्री का उनका भी कैबिनेट होगा, उनके भी मंत्री होंगे, तो उनका भी होगा सारे मंत्री, और फिर कैबिनेट, और फिर उसके बाद जाएगा वो भी हो जाता है, उसको कहते हैं, जैसे विधानसभा है उसको हम कहते हैं लोकसभा, जो सेंट्रल का होता है वो लोकसभा, वो भी जाने के बाद फिर किसमें जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको भी लेके जाना पड़ता है पास करने के लिए। वहां पर भी सेम है कि अलग अलग जगह से जो जीता है, आप तो 1/3 जीत करके ना सरकार बनाए हो साहेब, अब बाकी जो 2 साल के कार्यकाल में गया है वो आपको जीतने देगा क्या? पूरे देश के जितने भी हैं लीडर, हाँ, वहां पे जो 1/3 जो जीत के गया है ना, वो पास कर, वो बोलेगा। इसीलिए तो बोला जाता है कि ये लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में जाकर फंस गया, राज्यसभा में फंस गया। इसीलिए अपर हाउस कहते हैं इसको। इसमें तो हर कैटेगरी के लोग मिलेंगे ना आपको, हर पार्टी के, हर समुदाय के, हर धर्म के, कोई निर्विरोध भी जीता है, कोई मतलब कि किसी पार्टी से नहीं है, अकेले जीत गया है, सब लोग मिलेंगे ना वहां पे। तो इसलिए इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि आप कभी तानाशाह वाला काम, यानी कि गुंडागर्दी वाला काम नहीं कर सकते हैं। जो भी कानून लाएंगे उसको पास कराना यहाँ पे जरूरी पड़ेगा। तो इस तरीके से काम होता है। गवर्नर का काम जान ही गए कि सही व्यवस्था को, जितने भी बिल हो, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबको कंट्रोल करना काम है। चीफ मिनिस्टर का वही काम है, सभी मंत्रालयों का कैबिनेट में बैठ करके निर्णय करना, चाहे अपने कार्यकाल के बारे में जो भी कुछ बताना, समझाना लोगों को, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे अपने दल की जो बातें हैं ना, पूरे कैबिनेट के हर डिपार्टमेंट को लेकर के, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री आके बताएंगे, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें हैं। और बिल 2 तरीके से होता है, बिल 2 तरीके का होता है, एक ऑर्डिनरी बिल पास होता है, एक मनी बिल पास होता है। ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है पता है?
ऑर्डिनरी बिल जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो जाए या फिर आपके फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीज हो जाए, उससे सॉरी फाइनेंस वाला जो होता है, फाइनेंस में और पैसे से रिलेटेड जो भी कुछ बिल होगा ना, वो सारा मनी में जाएगा। और ऑर्डिनरी बिल जो भी देश के हित में या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट के हित में, मतलब स्टेट के लोगों को, जैसे कि कृषि के से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कोई कानून लगाते हैं आप, तो वैसे कानून को लाने के लिए बिल बनाते हैं। पहले बिल क्या होता है ये जान लीजिए। पहले पेपर तो उसको सारा उसका प्रावधान लिख दिया, इसमें ये नियम रहेगा, इसमें ये नियम रहेगा, ये करना होगा, ये करने पर ये जुर्म होगा, ये नहीं करने पर ये जुर्म, ऐसे ऐसे चीजें सब लिखा हुआ रहेगा। वे चीज बिल होता है। पहले उसको हमें असेंबली में लाना पड़ता है, उसके बारे में बताना पड़ता है, कैबिनेट में रखा जाता है, रख करके उस पर चर्चा होती है, बात होती है कि हम बिल में ये जैसे कि आते तो पहले सब कोई बिल पर पढ़ता है कि मैं ये बिल लेकर के आया हूँ, इसमें ये बात है। उसको पढ़ने के बाद फिर अपोजिशन वाले कहते हैं नहीं नहीं हमें मंजूर नहीं है, अच्छा बोल दिए हाँ मंजूर है, ठीक है, तो वहां पे बिल वो सब साइन कर देंगे, पास हो जाएगा। वहां फिर जाएगा, ये यहाँ पे चला जाता है, वहां पर साइन होगा, यहाँ पास हो जाता है, फिर ये गवर्नर के पास जाएगा, तो गवर्नर साइन कर देंगे तो कानून बन जाता है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हमें लागू कर दिया जाता है। और मनी बिल होता है, प्रक्रिया सेम है, मनी बिल फाइनेंस से और पैसे से रिलेटेड सारी चीजों के लिए होता है। फाइनेंस का मतलब है कि जैसे जितने भी आप लोन लेते हो, कार्ड लेते हो, क्रेडिट कार्ड लेते हो, चाहे बैंक खाता खुलवाते हो, उससे रिलेटेड, चाहे बच्चों को एजुकेशन लोन देना है, अब वही एजुकेशन का शिक्षा स्तर कैसे बदलना है, स्कूल में क्या क्या पढ़ाई करना है, तो ऑर्डिनरी बिल होगा वो। लेकिन वही एजुकेशन लोन कितना सस्ता देना है, ये मनी बिल में आ जाएगा, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, तो फाइनेंस उसी को कहते हैं। ठीक है, ओके।